अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन जमातें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक अदम एतमाद, सड़कों पर मुजाहिरों और इन दोनों ऑप्शंस को एक साथ इस्तेमाल करके दोनों चीजों के जरिए वजीर आजम इमरान खान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। हालिया सियासी मुलाकातों और ऐलानात से पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कयास आराइयां और अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन की मुलाकातों और बयानात से दिखाई दे रहा है कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि हुकूमती बयानात का जायजा लिया जाए तो हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस वक्त हुकूमत घबराई हुई है और ऑपोजिशन परेशान दिखाई दे रही है। हुकूमत को इत्तेहादियों का साथ छोड़ने का खदशा है, जबकि ऑपोजिशन जमातें ताहाल कंफ्यूजन का शिकार हैं कि वो इत्तेहादियों को राम करे तो राम करें कैसे, क्योंकि हुकूमती इत्तेहादी ऑपोजिशन का साथ मिलने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। एमकेएम की ख्वाहिश है कि उसे पीपल्स पार्टी सिंध में खुलकर खेलने का मौका दे, जबकि मुस्लिम लीग काफ की ख्वाहिश है कि उन्हें पंजाब में अहम ओहदा दिया जाए। मगर एमकेएम की शराइत पर पीपल्स पार्टी रजामंद है और ना ही मुस्लिम लीग काफ के मुतालबात तस्लीम करने को राजी है। ऐसे में आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब के दौरान हुकूमत के कारनामे बताने की बजाय ऑपोजिशन पर जमकर वार किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को पैगाम देते हुए कहा, करना है कर लें, हुकूमत को कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को चोर कहते थे। सिंध के अंदर पार्टी का लीडर है, 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है, और वो जरदारी साहब चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि ये जो दो चोर, ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के अब पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है, तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है, और जब भी सुनेगा तो उन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जितने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो अच्छा जी इमरान खान चला जाए। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अब आज सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब के अंदर वजीर आजम के स्टेटमेंट को किस तरह देखा जाए? क्या वजीर आजम कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं या वजीर आजम घबराए हुए हैं और वो घबराहट के अंदर अपनी ऑपोजिशन को स्टेटमेंट दे रहे हैं? अवामी इज्तिमा के अंदर उनको एक काउंटर आर्गुमेंट पेश करना पड़ा है और वही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ये ना छोड़ने का बयानिया वजीर आजम का शुरू दिन से है। वजीर आजम के बयानात में शोला बयानी का उनसर हुकूमत की घबराहट को जाहिर कर रहा है, जबकि आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वजीर आजम को चैलेंज दिया है, बरा नहीं रहे तो असम्बलियां तहलील कर दें। शुरू होने से पहले कुछ हमारे दोस्तों जो पहले अदम एतमाद को नहीं मानते थे, अब वो भी मान रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके और दोस्त हमारा आपका ये मुतालबा मानेंगे। हम अपना मुहिम चलाएंगे, अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे, और इस्लामाबाद पहुंचते हुए वजीर आजम पे हमला होना है। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। हम इमरान को चैलेंज करते हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? अब बिलावल भुट्टो भी कितने सादा हैं कि वजीर आजम को खुद असम्बलियां डिसॉल्व करने का कह रहे हैं। उस वजीर आजम को जो नहीं छोड़ूंगा का बयानिया लेकर चल रहे हैं, क्या वो आपके कहने पर असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे? कितने सादा है कि शोलों को हवा देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दावा है कि उनके एहतजाज और लॉन्ग मार्च से हुकूमत की चूल्हे हिल जाएंगी। वजीर आजम के लिए एक कुर्सी इक़्तिदार संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हुकूमत का दावा है कि ऑपोजिशन के मार्च के भी कोई इम्कानात नहीं है। इस हवाले से आज इंटीरियर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा है वो भी आपके सामने। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते हैं। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत है, वो मुकाबला करने वाला आदमी है। 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाए, और अदम एतमाद का शौक है, आप पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। अब इस सारे सियासी मंजरनामे को देखते हुए सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल यह कि हुकूमत के दावे काबिल यकीन है या ऑपोजिशन का बयानिया काबिल एतबार है? ऑपोजिशन हुकूमत गिराने में संजीदा है या फिर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है? क्या ऑपोजिशन कोई अपसेट कर पाएगी या फिर माजी की रवायात बरकरार रहेंगी? हुकूमत मुखालिफ बयानिया कितना काबिल अमल है? इस हवाले से गुज़श्ता रोज सुहेल बड़ाइच साहब ने हमारे प्रोग्राम में ऑपोजिशन और हुकूमत के बयानियों को सियासी इंतखाबात की तैयारी से ज्यादा कुछ नहीं करार दिया था।
उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि ये कहा जा रहा है कि नून को मौका दिया जाए, क्योंकि नून सबसे बड़ी पार्टी है, तो नून को मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। ये कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन है या तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन ये कंसेंसस है कम से कम पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान यही कंसेंसस है कि नून लीग जो है वो नेक्स्ट सर्वे और ये सेटलमेंट हो गई है कि मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शेयर वही मिलेगा जो सिंध का शेयर है और उसके बाद नून लीग जो है वो मेजॉरिटी ले जाएगी? जी, नून लीड करेगी। और सर ये जो 96 एज के अंदर मुलाकात हुई है, ये कंसेंसस उसी में डेवलप हुआ है या उससे पहले हो चुका है सर? जी, मेरा ख्याल है कन्वे हुआ है उसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। और ये मैसेज जो है, क्या ये मुख्तदिर हलकों को काबिल कबूल होगी ये अरेंजमेंट? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ तो सबके लिए काबिल कबूल है, और मेरा ख्याल है कि यही वो सेटलमेंट है जो पावर ब्रोकर्स को भी काबिल कबूल है, जिसमें मियां साहब ना हो, उनकी साहबजादी ना हो, शहबाज शरीफ साहब तो फिर काबिल कबूल है पावर ब्रोकर्स को भी सर। ऐसे ही लगता है। इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, क्या समझा जाए? इमरान खान साहब घबराए हुए हैं या मजीद कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपनी गुफ्तगू से? मेरे ख्याल से इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ घबराहट एंड पैनिक। कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं लग रहे हैं, इसलिए कि ये तराना तो हमको नया नहीं सुन रहे हैं। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो सारा हिफ्ज हो गया हुआ हमको यार। वो हों, चाहे उनके सफीर हों, चाहे उनके मशीर हों, चाहे उनके तर्जमान हों, एक ही तराना जो है वो मुसलसल गाए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने धमकियां दी हैं अपोजिशन को, उससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेट ऑफ पैनिक। लेकिन इज देयर एनीथिंग टू गेट पैनिक? पैनिक होने की वजह क्या है? परेशानी क्या है? क्या उनके सामने वाकई कोई ऑपोजिशन ऐसी है जो रियल ऑपोजिशन है या टफ टाइम या चैलेंज दे सकती है खान साहब? मेरे ख्याल से अपोजिशन से वो कम घबराए हुए हैं। अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है 3 साल की, 3.5 साल की, एक तो वो उससे यकीनी तौर पे पशेमान भी हैं और उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये जो हेल्थ कार्ड इशू कर देना, ये कर देना, ये सिर्फ ये इसको कहते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस। जो गवर्नेंस है उसके हालात बहुत बुरे हैं और उतनी ही नाअहल मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे पूछें, मैं कहूँगा कि अपोजिशन है। क्योंकि अपोजिशन ने भी 3.5 साल में क्या करके दिया मुझे बताइए। पीडीएम बनाई थी उन्होंने ले दे के, तो उम्मीद थी कि शायद नहीं, देखिए ये फेयर इनफ, लेकिन अगर मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, तो आप सेहत कार्ड की तकरीब में खड़े होकर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को याद क्यों कर रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर की बात क्यों कर रहे हैं कि वो अपना सीवी पेश करते हैं? तो भाई आप भी अपना सीवी पेश कीजिए। आप बताइए कि ये परफॉर्मेंस है, ये मैनेजमेंट है, ये हमारी गवर्नेंस के रिकॉर्ड्स हैं, फिर आपको ऑपोजिशन लीडर क्यों याद आ रहे हैं? मेरे ख्याल से जो रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हुई है ना, जिसमें एमक्यूएम की लीडरशिप आके मिली है, काफ लीग से आके मिली है, नून लीग से, आसिफ अली जरदारी साहब पहुंच गए चौधरी साहब के घर, ये सब कुछ भी उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर 2 बड़े एलाइज हैं। इमरान खान साहब को इत्तेहादियों के सरकने का खौफ है? एब्सोल्युटली। देखें, आपके सामने मिसाल मौजूद है। क्या मेंगल साहब नहीं खिसके? 7 बंदे थे भाई उनके नेशनल असेंबली के अंदर, वो खिसके। और एमक्यूएम आंखें दिखा रही है बाकायदा। साहब के खिसकने की तो और भी वजूहत थी ना सर। जो भी वजूहत थी, वीक तो हुई ना। काफ लीग या एमक्यूएम, उनके प्रॉब्लम्स मेंगल साहब वाले हैं सर? देखिए, मैं क्या काफ लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग सूट करती है सर? मैं क्या एमक्यूएम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूट करती है? वो कुछ दे सकता है? एमक्यूएम की तारीख उठा के देख लीजिए, ये शेयर होल्डर रहे हैं किसी भी हुकूमत का, उनको नहीं फर्क पड़ता कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की, तो हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है ना सर। फाइन। अभी आप ये देखें कि रिसेंट डेज में उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब को धमकियां दी हैं। परसों का आमिर खान का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा कि एक वजारत आपने हमें दी हुई है, इसको खुदा के लिए ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। ये धमकी है। दे हैव बीन सो कंसिस्टेंट इन दैट। ये तो शुरू दिन से रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वजारत छोड़ के अमीनुल हक साहब को क्यों दे दी थी? वो भी यही वजह थी सर। करेक्ट। अब आ जाइए आप चौधरी बिरादरान की तरफ से कि काफ लीग भी बाकायदा धमकियां देती रही है। धमकियों का नतीजा था कि उनको एक के बाद दूसरी वजारत मिली, जिसके तहत मुनसिल साहब, ये तो सर प्रेशर टैक्टिक्स हुए ना, फिर ये बबल है। मतलब देखे ना, ये बबल जब एक दफा फिर इकट्ठे होने शुरू हों तो परेशानी होगी। वो चाहे कप्तान हो या कोई भी वजीर आजम हो, उसको परेशानी होगी। असल पैनिक की रीजन ये है कि उनके पास दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कुछ नहीं है। दे हैव नो फेस टू कम टू द पीपल एंड फेस देम। बुखारी साहब, फिर एक और सादा सा सवाल है। इतनी मुंतशिर ऑपोजिशन, वो मुंतशिर जहान कह लें या नजरियात के तहत मुंतशिर कह लें, बिखरी बिखरी ऑपोजिशन, क्या वो इतनी कंसेंसस वाली गवर्नमेंट को हटा सकती है सर, जो इत्तेहादियों के बल पर खड़ी हुई हो? कम अज कम मुत्तहिद तो है। देखिए, बात आपकी में बहुत वजन है। सूरत हाल ये है कि हमारी मजबूरी ये होती है कि एज ए जर्नलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो अदर्स, हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपोजिशन को बिल्कुल ही गिरा ना दें। वो तो वैसे ही बेचारी इसलिए गिरी हुई है कि इतनी स्ट्रांग अपोजिशन होने के बावजूद अब तक कुछ उनके पास होके नहीं दिया। आपस में तो एक नहीं है, ये चले हैं हुकूमत डालने के लिए। आप देखिए, पीपल्स पार्टी डजंट ट्रस्ट नून लीग डजंट ट्रस्ट पीपल्स पार्टी। अभी 3 दिन पहले तक, इस मुलाकात से पहले तक, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात थे, अगर आप उनको लें
तो फिर आप फैसला करें खुद से या किसी भी एक चलते हुए आदमी से पूछ लें कि ये अपोजिशन इस हुकूमत को गिरा सकती है कि तो नहीं। फिर खान साहब परेशान क्यों है सर? परेशान और वजह से हैं। परेशान ये इस वजह से है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसकी वजाहत से कहता हूँ, वो अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस से परेशान है और एलाइज को उन्हें खुश रखना होता है। किसी भी हुकूमत को अपने एलाइज को खुश रखना होता है। एलाइज की मुलाकातों से हल्की सी परेशानी उनको तो हो इसका सकती है, मतलब लेकिन साहब ऑपोजिशन इस वक्त जो कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि खान साहब को डिस्ट्रैक्ट किया जाए और वो परफॉर्म ना कर सके, अंडर परफॉर्म ही रहे, वो उनकी मिसमैनेजमेंट रूज पर रहे, बैड गवर्नेंस इसी तरह से रहे, जो परफॉर्मेंस का मयार इस वक्त है वो फोकस ना हो सके। क्या फोकस हटाना मकसूद है? मेरे ख्याल से अब हम शायद इस हवाले से एक पेज पे आ जाएंगे। यस, अपोजिशन ने एज एन अपोजिशन इस हुकूमत को कहीं टफ टाइम नहीं दिया है विद इन द हाउस, चाहे वो लेजिस्लेशन का मसला था, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स थी। बेपना बातें मैं हवाले दे सकता हूँ आपको, बोथ इन पंजाब एंड सेंटर। कहीं कोई हुकूमत को ऐसी परेशानी लाहक नहीं हुई कि उसका कोई काम रुक जाए। तो इफ आई कुड सम इट अप, तो इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन अपना गम मुंतमिल करने की कोशिश कर रही है या अपने वोटर सपोर्टर को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस बेजान ऑपोजिशन में भी कहीं ना कहीं कोई रमक है, हम टफ टाइम दे सकते हैं। जब कुछ नहीं बचा, अब पार्लियामान के अंदर कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई तरमीमी बिल नहीं आना, हाँ बजट आएगा जून में, लेकिन उससे पहले पहले सिर्फ इंगेज करने की कोशिश कर रही है ऑपोजिशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये मेरे ख्याल से इसको मेरी तरह से कह लीजिए कि अपोजिशन भी अपनी फेस सेविंग के लिए ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो आपको नजर आ रही है ये कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये यकीन इमरान खान साहब को है कि ये अपोजिशन उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकती। लास्टली ये फरमाइएगा सर, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। सुहेल वडाइट साहब ने हमारे शो में कहा गुज़श्ता रोज कि आई विल गिव इट 5 आउट ऑफ 10। आप कितने नंबर देंगे कि कोई भी इन हाउस चेंज की मूव बने और ऑपोजिशन कामयाब हो जाए? वो 5 आउट ऑफ 10 कहते हैं। अगर आप प्योर मेरिट्स पर बात करें, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए, हम इसको रिकॉर्ड रखेंगे। वो विद इन हाउस चेंज के लिए मैं 3 से ज्यादा नंबर देने के लिए तैयार नहीं हूं एंड कन्विक्शन से बात कर रहा हूं, मैं बिला वजह नहीं कह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन क्योंकि आज के लिए हुआ है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा होने वाले शहरी कराची के हल्के से मुंतखब होकर कौमी असम्बली में पहुंचने वाले और बाद कौमी असम्बली की नशस्त छोड़कर पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान यानी सेनेट में पहुंचने वाले फैसल वाडा को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया है। जनवरी 2020 में फैसल वाडा की दोहरी शहरियत की खबर आई। मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 22 माह तक इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई और 23 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, जिसे आज सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा को झूठा बयानी हल्फी जमा कराने पर नाअहल करार दिया और उनकी सेनेटरशिप का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 मेंबरान के दस्तखत मौजूद है और फैसले में कहा गया है कि फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत बयानी हल्फी जमा कराना आर्टिकल 62(1)(f) के जुमरे में आता है, जिसका मतलब ताहयात नाअहली है। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी पिटीशन थी एंड फाइनली लॉन्ग ड्यू डिसीजन आ गया उसके ऊपर। आपसे ज्यादा खुश आज मेरा ख्याल कोई नहीं होगा, लेकिन फैसल वाडा साहब जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसको वो सुप्रीम कोर्ट में अपर फोरम पे चैलेंज करेंगे। पौने 4 साल में तमाम इदारों ने उनको कई मरतबा उनको ये मौका दिया है कि आप ये बताओ कि आपने नेशनलिटी कब छोड़ी। यही आपके तौर से मेरा सवाल है, नेशनलिटी कब छोड़ी उन्होंने? नेशनलिटी उन्होंने छोड़ी जब सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे के बावजूद 18 जून 2018 लास्ट डेट थी और उन्हें नेशनलिटी छोड़ी है। 4 दिन बाद 22 जून 2018 दरखास्त दी है। उसकी नेशनलिटी जो छोड़ने की कैंसिलेशन की अप्रूवल है वो 25 जून 2018 है। आप मुझे बताओ कि क्लियर कट वायलेशन है। और फिर इसी केस के तहत आपको याद है सुप्रीम कोर्ट का पीएलडी के मशहूर केस है सादिया अब्बासी साहिबा का और हारून अख्तर साहब का, उनका इसी पॉइंट पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो आप मुझे बताओ ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? आपका यकीन करेंगे 1 तारीख को एक्सेप्ट ही नहीं होगी। जिस दिन मैं खड़ा होऊंगा 1 तारीख में और आपकी तौर से मैं ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट में एक बात करूंगा, नेशनलिटी कब छोड़ी? कादिर खान मंदोखेल साहब, आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं, नहीं सकेगा। आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं केस आपका बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे था, लेकिन 22 माह जो कुछ होता रहा ये लैतो लाल जिस तरह होता रहा और फिर उसके बाद जो स्टेज फैसल वाडा साहब लेते रहे, तो यहां तो कुछ भी पॉसिबल दिखाई देता है। वैसे देखिए नहीं होने देंगे आपकी दुआ से, इस वजह से कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। ये एडजर्न करेंगे, मैं अगले दिन वो इस्लामाबाद में बैठ के, वैसे लॉजेस में फ्री जगह मिली है, हाँ
लॉजेस में फ्री जगह मिली है, सामने सुप्रीम कोर्ट है, पैदल जाना पड़ेगा, रोड क्रॉस करना पड़ेगा। जिस दिन एडजमेंट लगाएंगे अगले दिन मैं अर्जेंट का प्रश्न लगाऊंगा। ये जाता किधर है? वो कहता है ना बकरी की माँ कब तक खार बनाएगी। 4.25 साल उन्हें गुजार दिए और 4.25 साल का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया कि आज इलेक्शन कमीशन ने बोला जो मजे तुमने लूटे, जो तुमने तनख्वाह मराक लिए वो वापस करो। ये मुझे नहीं पता सूद समेत वापस करेंगे या बगैर वापस करे करता है। ये डिटेल इसको 62(1)(f के तहत ताहयात नाहली के जुमरे में समझा जाए। फिर 100% जजमेंट का प्यारा ये है कि 62(1)(f क्या है? जो शख्स सादिक और अमीन नहीं रहा, जो शख्स सुप्रीम कोर्ट की एफिडेविट के मुताबिक उसने झूठ बोला, तो आपको पता है शायद सादिया अब्बासी साहिबा का और हारून अख्तर साहब के केस का सुप्रीम कोर्ट ने 100 उठो लिए। यहां मेरे जूते घिस गए 4.25 साल में जूते घिस गए। किस फोरम के ऊपर मैं नहीं गया हूं। वैसे एक तरीके से रिवर्सल मुमकिन है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर क्योंकि आप बार बार मुझसे बताने का कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन जो है वो इनको वापस ला सकती है। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन अगर ये लाएगी उसको तो किस बेस पे लाएगी? सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन जो है ना वो उसकी मैं हिमायत करता हूं, मैं पहले भी हिमायत कर चुका हूं। तशरीह होनी चाहिए, लेकिन बात सुनो, वो तशरीह क्या होगी? वो तशरीह ये नहीं होगी, वो लाइफ टाइम की तशरीह हो सकती है। ये तशरीह नहीं हो सकती है कि वो एप्लीकेशन वो ये डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। वो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनका पीछा जरूर करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, कोई शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे। खातून के सर में कील ठोका गया, बकायमी होशो आवाज किसके कहने पर, और आमिलीन का धंधा कैसे उरूज पर है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे एक ऐसे सोशल इशू पर, एक ऐसे समाजी मसले पर बात करनी है जो बहुत पुराना है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। सर से बहता है खून और माथे पर कील, ये पेशावर की बाज़गिला है। और ये स्कैन आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आपको वाज़े तौर पर दिखाई देगा कि सर के अंदर कील मौजूद है। ये ससुराल के तानों और माशरे के इल्ज़ामात से बचने के लिए औलादे नरीना के लिए जाली आमिल के पास जा पहुंची, जिसने उस खातून के माथे पर कील ठोंक दी और यकीन दिलाया कि ऐसा करने से उसके यहाँ बेटे की विलादत होगी। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हमारे माशरे में ये अलमिया हर घर की कहानी है। जब पहली औलाद नरीना पैदा हो तो उस देश की बेटियों को किसी हद तक कल्बी और ज़हनी सुकून मैसर हो जाता है, लेकिन जिनके यहाँ जब पहली औलाद लड़की हो जाए तो लोग ऐज़ो अकारे बाकायदा तसल्लियाँ देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये एक प्रॉब्लम है जो सराहियत कर जाती है उस फैमिली के अंदर। और शायद बादी नज़र में यही दिखाई देता है, उस खातून के जहन में भी ये खौफ होगा या एक सोशल प्रेशर होगा जिसने उसको मजबूर किया कि वो आमिल बाबा के पास जाएं। और आमिल बाबा आगे से क्या मशवरा देते हैं, वो ये मशवरा देते हैं कि इस औरत के सर में कील ठोंक दी जाए, हामिला है, उसके सर में अगर ये कील ठोंक दी जाएगी तो औलाद नरीना अता होगी। अब इसको क्या कहा जाए? ये कम इल्मी है, जहालत है, शिरक है, क्या है? लेकिन ये क्यों हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं? इस वक्त हमने इधर दो आमिलीन को मदऊ कर रखा है। हमारे साथ आसिफा जबरील साहिबा हैं और जनाब अल्लामा महमूद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले आसिफा जबरील साहिबा, एक खातून के साथ क्योंकि वाकया हुआ है, सबसे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। इज इट जस्टिफाइड, ये कतई नज़र इस बात से कि कौन है, कहाँ है, किसने किया है, कोई भी मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि औलाद नरीना के हुसूल के लिए आप सर में कील ठोक दें? बेहद शुक्रिया आपने इस मौजू पर गुफ्तगू का मौका दिया। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से मैं इस्लाम से ही लेकर चलती हूँ कि मेरे ख्याल से इस्लाम या हम शरई पहलू से के लिहाज से ही अगर देखें तो कोई मजहब इस्लाम से हटकर भी अगर हम देखें तो कोई भी जो मजहब है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी को किसी की ख्वाहिश के या उसको इस कदर लाश जो है आमलियात उन पर लगा दिया जाए। तो ना ही बेटों का तकाजा जहाँ तक है, देखें कुरान जो है वो और मकसद के लिए नाजिल हुआ है और लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया और मकासद
मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि यही वाक़या जो हमारे नज़रों से गुजरा भी है, और नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कहने में मुझे दिक्कत भी महसूस हो रही है। ऐसे सेल्फिश हज़रात को बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो ऐसे इक़दामात से, ख़ास तौर पर ये जो जादू टोना टोटका तवीज़ धागा जो औरतों में ज़्यादातर कसीर मिक़दार में पाया जाता है, और ज़्यादातर यही आसिफा साहिबा, ये तो आमिलीन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि महबूब कदमों में होगा, यकीनी बेटा पैदा होगा। ये तो फ्लैशी सेंटेंसेस हैं, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो एक मार्केटिंग टूल बना हुआ है। तो फिर कैसे देखा जाए कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? मार्केटिंग के झांसे में खवातीन भी आ जाती हैं, मर्द हजरात भी, अब खुदा की पनाह है, वो भी आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मार्केटिंग की जहाँ तक बात है ना, ये एक इंग्लिश वर्ड है, तो अगर हम देखें, देखिए अल्लाह ने, अगर हम सही, मार्केटिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन मौजू और मार्केटिंग जो है वो किसी भी अमल की, अगर हम बुरे अमल की मार्केटिंग करेंगे तो वो डेफिनेटली वो बुरी ही होगी। और अगर हम सही उलूम की मार्केटिंग करेंगे, जैसे हम कुरान और हदीस से लेकर चलते हैं, महबूब के आपके कदमों से ही अगर मैं इसी की बात लेकर चलूं, तो आज जी आमिलीन हजरत करते हैं भी, ये आयत है चंद 100 रुपए में हम आपको देते हैं। देखिए, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो किताब लारैब है, बेऐब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुरानी आयात को सियाको सबाक से हट के अपने मकसद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए। दिस इज क्वाइट अनजस्टिफाइड। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप भी आमिल हैं, इस तरह की अमलियात आप भी करते हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं। इज इट जस्टिफाइड कि आप कुरानी आयात को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करें? इज इट जस्टिफाइड? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। जस्टिफाई, देखिए कुरान को अपनी ज़ात के लिए तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले कुरान को समझ लेना चाहिए कि ऐसे मामलात के मुतालिक कुरान क्या कहता है। कुरान फरमाता है, आफा रईता मानित ताख़ज़ा इलाहहु हवा, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना रखा है, और उससे भी ज़्यादा कोई गुमराह हो सकता है? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इल्म के बगैर अल्लाह की ज़ात के मुतल्लिक गुफ्तगू करना भी जहालत तस्वुर किया जाता है। चे जाए कि आप जहालत से लोगों की तकदीर बदलने का दावा करें, और ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे जब हम अल्लाह की किए गए फैसलों और अल्लाह की तकदीर में किसी दूसरे शख्स को शरीक समझेंगे। ये ऐसे वाक़यात तभी रूनुमा होते हैं जब आप समझते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर कोई इंसान कादिर हो सकता है, लेकिन बेटी और बेटा देने का जो है वो हक़ अल्लाह के पास है और वही दे सकता है और उसी को देना चाहिए। लेकिन बात सुन लीजिए ना, लेकिन जब यहाँ पर हम लोगों को उनकी ख्वाहिशात के मुतल्लिक जो है और ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी मर्जी के और मंशा के मुताबिक फैसले करने की आज़ादी देंगे, तो ऐसे हादसे भी होंगे और ऐसे सानहे भी होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आमिलीन नहीं, ऐसे जाहल आमिलीन के साथ साथ जाहिल जाने वाले मामूल भी बराबर के शरीक हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को खुद प्रमोट करते हैं उनके पास जाकर, उनकी पब्लिसिटी करने के बाद, क्योंकि वो एक जहालत को अगर उनके पास जाना छोड़ दें तो कब इन आमिलीन की दुकान नहीं चलेंगी। लेकिन यहां पर जो देखिए ये तो एक प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को तो कैपिटलाइज कर रहे हैं ऐसे आमिलीन। ये एक सोशल इशू है, ये माशरे के अंदर खराबी, और इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं वो बड़े बेधड़क अंदाज में। आप भी आमिल हैं, मोहतरमा आसिफा साहिबा ये भी अमल करती हैं, फिर आप में और इन लोगों में क्या फर्क है? मतलब आपके पास कौन सा अमल है? आप कील नहीं ठोंकते होंगे, आप कोई और अमल कर लेते होंगे। नहीं, एक ही सीधी सीधी बात है। अल्लाह के नबी के बारगाह में एक सहाबी अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम बिच्छू के कांटे का दम किए करते थे और आपने मना फरमा दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला बासा बिर्रुक़ा मा लम तकुन फीही शिरकुन, कि उस दम में कोई हर्ज नहीं जिसके अंदर शिरक मौजूद ना हो, और उस अमल में भी कोई हर्ज नहीं जिसके अंदर शिरक ना हो। जो आमिलीन प्रैक्टिकली कर रहे हैं, देखिए ऑन एयर बात करना एक और बात है, ऑफ दी कैमरा अमलियात करना ये एक और बात है। ये तो लाइमलाइट में इसलिए स्टोरी आ गई है कि पहली स्टोरी नहीं है जो लाइमलाइट में है, यही तो हमारा मुआशरे का सानिया है मोहतरम। यानी इसका मतलब है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, स्टोरीज हैं जो न्यूज चैनल्स पर चली हैं, सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के सामने आई हैं, लेकिन हमारे मुआशरती अलमिया और सानिया ये है कि हम सब कुछ के बावजूद हिदायत हासिल नहीं करना चाहते। अमल करने के कितने पैसे लिए होंगे आमिल साहब ने? मुझे क्या पता कितने पैसे लिए होंगे। आसिफा साहिबा, आप इस पे कमेंट कर सकती हैं, इस तरह का अमल बताने का, टोटका बताने का कितने पैसे लेते हैं आमिल हजरात? देखिए, ये वही बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने लिए होंगे, वो इसके मुतल्लिक ज्यादा बेहतर आगाही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो अगर कुरानी आयात अमल का जो उन्होंने कुरानी आयात बताई हूँ, कुरानी आयात का तो कोई पैसा नहीं लिया जा सकता, और ना ही लेते हैं। आप पैसे लेती हैं? और मैं भी ऐसे बता देती हूँ, और ये एक सदका जारिया होता है। अगर मेरे ख्याल से आपको हदिया या पैसे लेती हैं आसिफा साहिबा अमल करने के? ठीक है जी, मैं अब आपको एक बात मैं बताऊं, हदिया या पैसे, जब
वजीफा बता दिया जाता है तो उसके बाद मुतल्लिक हम ये नहीं कहते हमें हदिया या पैसे दिए जाएं, बिल्कुल मैं नहीं लेती। और इतना जरूर है कि जो मुआवजा होता है, अगर वो कहते हैं कि जी हमारे लिए 3000 मरतबा ये लफ्ज पढ़ दें, हम आपको जो है चंद जो है खैरात कर देंगे आपके मदरसा के लिए, तो डेफिनेटली जब वो अपनी जुबान से कहते हैं तो मैं बच्चों से पढ़वा के, जो माजूर होते नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनको खाना खिला देती हूँ, उनको कहती हूँ कि जी। आप कितना मुआवजा लेते हैं इस तरह का अमल करने का? के बताने के मुख्तलिफ हदिया होता है, मुख्तलिफ। और आप कोई आपके पास ये ख्वाहिश लेकर आया है कि उसे बेटा चाहिए, तो कितना मुआवजा लेते हैं और क्या करते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। बेटा लेने के लिए तरीका होता है, फरमाया कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, ये पढ़ा करें, अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह ने सूरह नूह के अंदर इरशाद फरमाया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करें, अल्लाह बेटे अता फरमाएगा। नहीं, बेटा होगा तो फिर लेकिन ये सवाल सिर्फ आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? बड़ी खूबसूरत बात होने लगी, मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्या कभी आपने सैरोगेसी करने वाले डॉक्टर से ये क्वेश्चन किया कि जनाब आप ऐसा क्यों करते हैं? जेंडर सिलेक्शन करने वाले डॉक्टर से कभी आपने सवाल किया कि जनाब आप जेंडर सिलेक्शन के लिए लोगों को दावत क्यों देते हैं? बात ये है, आपको बुद्धू किया मैंने शो में, उनसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो है ना, आमिल की फ्रस्ट्रेशन आप यहाँ पर ना निकालें। बात सिर्फ इतनी है कि जो कुरान से फैज़ मिलता है वो लेना चाहिए, और जो चीज़ शरीयत से बाहर है उसके ऊपर तनकीद भी करनी चाहिए, और उसको जो है वो रिजेक्ट भी करना चाहिए। जब कोई ये ख्वाहिश लेके आता है तो आप उसको समझाते हैं कि ये ख्वाहिश जायज नहीं है? क्यों नहीं जायज? आपको किसने कह दिया? आप जेंडर सिलेक्शन का इख्तियार आपके पास है, ये आपको किसने कह दिया कि ये ख्वाहिश जायज नहीं है? देखिए, एक औरत हामिला है, एक औरत 3 माह की हामिला है, तरीका होता है। देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है। अल्लाह के नबी और अंबिया को मैंने बेटों के लिए दुआ करते हुए देखा है, ये ख्वाहिश नाजायज नहीं है। लेकिन अब सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, 3 महीने की हामिला है औरत, आप उसके सर पे कील ठोक देते हैं इसलिए कि आपको औलादे नरीना चाहिए। ये जहालत नहीं है तो और क्या है जनाब? इसका भी एक तरीका है। देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। अगर आप जो हैं वो बेटे के तालिब हैं तो आपको तरीका बताया जाता है कि आप इन वज़ाइफ को बिफोर प्रेगनेंसी करना शुरू करें, ठीक है जी? यही मेरा सवाल है ना कि उससे पहले जब बिफोर प्रेगनेंसी करें। चीज जाए कि किसी के पेट में 3 माह का हमल है और आप उसकी तकदीर बदलने का दावा करके उसके सर में कील ठोक दें, यही मुजम्मत करने के लिए आप वहां पर, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। तो बात यह है कि शरीयत के पैराए में अगर देखेंगे तो शरीयत के अंदर अल्लाह के नबी ने बहुत खूबसूरत बात की, फरमाया खैरुद दवाइल कुरान, बेहतरीन दवा कुरान है, वहुवा शिफाउल लिन्नास, ये शिफा है, वहुवा हुदल लिन्नास, ये हिदायत है। लेकिन यहां पर मामला ये है कि हम जो है एक वाक़े को कुरान के ऊपर या आमिल के ऊपर, वो एक वाक़या नहीं ना, जैसे आपने बताया, सुनिए वो एक नहीं है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसी तो मशरूम ग्रोथ हो रही है, ऐसे आमिलीन की भी ऐसे वाक़यात करने का जवाज नहीं बना सकते, जवाज नहीं बना सकते। आसफा साहिबा, क्योंकि आप भी बेटी हैं, आप इस चीज़ को बड़े खातून हैं, एक अच्छे तरीके से रिलेट करेंगे कि उस खातून को कितनी तकलीफ हुई होगी जिसके सर के अंदर कील ठोक दिया गया है, और फिर ये जो ख्वाहिश है कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए है, तो इस हवाले से माशरे के अंदर ऑब्वियसली अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। बतौर बेटी, क्या आपकी जो है वो शान में कोई कमी वाक़ हो गई, कि ज़ात में कोई कमी वाक़ हो जाती है, इज़्ज़त के अंदर तकरीम में कोई कमी होती है? हमारा इस्लाम तो बेटी की तकरीम को और बढ़ा देता है। आसफा साहिबा जी, मैं इस पर ये राय रखती हूँ कि देखें जी, जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला बज़ात खुद रहमत के मुबारक देने आते हैं, और जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजते हैं, क्योंकि बेटा नेमत होती है। और यहाँ पर एक और बात, तो ख्वाहिश नाजायज़ वाकई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ये तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेटा नेमत है और बेटियां रहमत है, रहमत का ही रहेंगे। और तब तक आपकी इन ख्वाहिशात से खिलवाड़ करते रहेंगे। प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे सुन लीजिए। जब हम अगर ये वक़ूए पजीर क्यों होते हैं, रूनुमा क्यों होते हैं? जब हम अपने ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसफा साहब आपका। जी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी बताइएगा, और फिर बता दीजिएगा हमारे देखने वालों को कितना मुआवजा, क्योंकि आप लेते हैं, महबूब कदमों में लाने का मुआवजा क्या है? पहले बात कर लीजिए मेरी। आप बात कर रहे थे कि जिसको कितनी तकलीफ हुई होगी, तकलीफ का एहसास हमें, उसकी जहालत का एहसास हमें क्यों नहीं है कि जिसने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने आप को किसी आमल का मशक़े सितम बनाया, और अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी आमिल से सर में कील ठुकवाया कि मैं हदिया लेता हूं, मुआवजा लेता हूं, और मुआवजा लेकर जो लोगों की जान से खेलते हैं, ये मैंने इसका दावा नहीं किया, माजरत नहीं, जो करते हैं उसको कंडेम करें, उसके लिए उसकी मजम्मत के लिए तो हम यहाँ पर फिर मुझे ब्रेक लेनी है। आप उसकी मजम्मत करते हैं, हदीस ऐसे ऐसी काली भेड़ें जो है उनको अलग होना चाहिए। ये जुल्म भी है, ये जुल्म है, जबर भी है, ये शिर्क और हमारे मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा अलमी और सानिया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा महमूद चिश्ती साहब और आसिफा जबरीन साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के अंदर। इन ख्वाहिशात की कैद से भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुस्कान खान का जिक्र करेंगे जो मुज़ाहमत का इस्तारा बन चुकी है। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। भारतीय शहर बेंगलोर और बेंगलोर की मुस्कान खान जो इस वक्त अज़्म हिम्मत, जुर्रत और मज़ाहमत का इस्तारा बनी हुई है उसकी वो वीडियो जिसमें वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रही है। जब किसी भी मसले के अंदर, जब किसी काम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई शामिल हो जाती है तो वो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। और यही हुआ है मुस्कान खान, जिसको सामना था मज़ाहमत का, किस वजह से? हिजाब करने पर, बुर्का पहनने पर, और वो मुस्कान तेरी के साथ उनके सामने आ गई और उठ खड़ी हुई और अल्लाह अकबर की सदाएं लगाना शुरू की। तो ये मसला जो एक रियासत में था, बेंगलोर से मध्य प्रदेश तक, किस तरह इंटरनेशनलाइज हो गया है, पूरे आलम के अंदर गूंज रहा है। वो खुद ही अपनी ज़बानी बता रही है कि उस वक्त उस पर क्या बीत रही थी और उसने क्या सोचा था। अकायद से पीछे हटने को कहा जा रहा था। वो कह रही थी कि वो गुंडे उससे कह रहे थे कि हिजाब उतारो और फिर आप अंदर अपने इंस्टीट्यूट में जा सकती हो। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि मफाम मत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ्फू लड़ा दे किसी बला से। प्रोग्राम का वक्त अपने प्रोग्राम को पहुंचा।